टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से 10 यूनिटों को 20 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अब ये अगर इस वीडियो की बात करें तो ये भारतीय इतिहास अर्थात यूनिट 1 की सेकेंड वीडियो है, यानी कि दूसरा पार्ट है। इसमें भी 25 प्रश्न होंगे। हर वीडियो में हम 25 प्रश्न को कवर कर रहे हैं, एक यूनिट से 50 प्रश्न को। अगर पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा में आपके लिए सहयोगी होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा को एक कानूनी अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? विकल्प आपके सामने है 1828, 1829, 1833 या 1843। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी 1829। अब देखिए, आप जानते हैं कि वर्ष 1829 में इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो गवर्नर जनरल था। उसी के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा जो विनियमन था अर्थात जो रेगुलेशन 17 था उसके द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था, यानी इसको निषिद्ध किया गया था। इस सुधार के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति किसकी थी? तो राजा राम मोहन राय की थी, जिन्होंने कि शास्त्रों के आधार पर इस प्रथा का जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा देव समाज की स्थापना की गई? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए शिव नारायण अग्निहोत्री, विकल्प बी स्वामी श्रद्धानंद, विकल्प सी शिव दयाल साहिब या विकल्प डी बाबा दयाल दास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए शिव नारायण अग्निहोत्री, जिन्होंने की देव समाज की स्थापना की थी 1887 में लाहौर में। याद रखेंगे कब की थी? 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने। इसका मुख्य रूप से अगर बात करें तो इस समाज का मुख्य रूप से गुरु की संप्रभुता में विश्वास करना इसका मुख्य हम कह सकते हैं केंद्र था। इसमें शाश्वत नैतिक सिद्धांत जैसे ईमानदारी, आत्म बलिदान, ईश्वर पूजा का इसके माध्यम से प्रचार किया गया। अगला है, अधिकारों की घोषणा के रूप में माना जाने वाला 1883 का एल्बर्ट बिल किसके समय पारित हुआ? यानी कि आपको बताना है उस समय गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प आपके सामने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड उस समय की प्रथा थी, आज हम इन्हें लॉर्ड से महिमा मंडन करें तो बहुत उचित नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? लॉर्ड रिपन। उस समय रिपन जो था तत्कालीन एल्बर्ट बिल के समय यही था। अब भारतीय न्यायाधीशों को भी इसके माध्यम से क्या हुआ? यूरोपीय लोगों के मुकदमे को सुनने का अधिकार मिल गया था। इसका काफी विरोध होने लगा था, तो आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दिया जाना, यही एल्बर्ट बिल की खास बात थी। अब यूरोपियन द्वारा इस बात का बहुत कड़ा विरोध किया गया, क्योंकि अब उनको यह बर्दाश्त नहीं था कि यूरोपीय का मुकदमा भारतीय सुनेंगे। तो खैर, आपको याद रखना है लॉर्ड लिपन, यानी विकल्प ए आपका सही है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद, विकल्प बी है मिर्जा गुलाम अहमद, विकल्प सी शाह वलीउल्लाह या विकल्प डी मिर्जा नजीर हुसैन। तो इसका सही जवाब है मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन बेसिकली मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा पंजाब के गुरदासपुर में कादियान नामक स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है, पंजाब के गुरदासपुर में कादियान नामक स्थान पर। इसके संस्थापक क्या कहे? स्वयं को पैगंबर का पुनर्जन्म बताया और ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत किया। पश्चिमी उदारवाद और वेदांत के सिद्धांतों से प्रभावित था और साथ साथ मुसलमानों के बीच में जो कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाए, इस पर यह आधारित था। तो याद रखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद इसका सही जवाब है। अगला है, किस समाज सुधारक ने पुणे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए पंडिता रमाबाई, विकल्प बी गोपाल हरि देशमुख, विकल्प सी डी के कर्वे या विकल्प डी एम जी रानाडे। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी आपका डी के कर्वे सही जवाब होगा, जिन्होंने कि पुणे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। अब ये 1893 में, सन आप याद रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना ये की और 1896 में इन्होंने पुणे में ही एक विधवा गृह की भी स्थापना की थी। तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। डी के कर्वे को धोंडो केशव कर्वे के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को और धार देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसका नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच। यानी प्रीलिम्स के लिहाज से इस बैच के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा में यह बैच मिलेगा आपको, और ऑनलाइन मोड में आप इंदौर क्लासरूम से लाइव इसका लाभ ले सकते हैं। इस कोर्स की विशेषताएं यह है कि 70 दिन में आपको प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक इसमें कवर किया जाएगा और नए पैटर्न जो है उसके अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करना है, इस टेक्निक के साथ पीवाईक्यूज के रुझान पर आधारित अभ्यास प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो 70 दिन में प्रीलिम्स को फोकस करते हुए यह बैच हमारा समर्पित है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 87501 हमारा नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा,
उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो वो फॉर्म फिल होगा, आपकी सीट सुनिश्चित हो जाएगी। या दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप जाएंगे तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच से आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तरुण बंगाल आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता थे? विकल्प आपके सामने क्या है? विकल्प ए शिशिर कुमार घोष, विकल्प बी हेनरी विवियन डेरोजियो, विकल्प सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या विकल्प डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो, विकल्प बी। इन्होंने यंग बंगाल जो आंदोलन था, जिसको तरुण बंगाल आंदोलन कहते हैं, उसके ये प्रतिपादक के तौर पर जाने जाते हैं। 1809 से 1831 इनका कार्यकाल है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक टीचर थे, एक शिक्षक थे, और उनके शिष्यों का जो समूह था वो डेरोजियन कहलाता था, या यंग बंगाल मूवमेंट इस पूरे मूवमेंट को कहा जाता था। और ये आंदोलन बेसिकली तर्कवाद के आधार पर, तर्क के आधार पर जो रूढ़ियां थी उसका खंडन करता था और स्थापित सामाजिक धार्मिक परंपराओं, मूर्ति पूजा, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को चुनौती देता था। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकल्प आपके सामने है, महाराष्ट्र दलितों के लिए मुख्य अधिकार, विकल्प बी है बंगाल सती प्रथा का विरोध, या विकल्प सी है दक्षिण भारत ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को चुनौती, या विकल्प डी है पंजाब सिख धर्म का शुद्धिकरण। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी। यह आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, और बेसिकली रामास्वामी जो पेरियार थे 1925 में इस आंदोलन की उन्होंने ही शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ही एक जातीय, हम कह सकते हैं कि विरोध के तौर पर हुआ था, यानी कि ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को, जाति व्यवस्था को और अस्पृश्यता को जो है मिटाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इस आंदोलन का आत्मसम्मान और सामाजिक समानता की वकालत करता था ये आंदोलन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मुख्यतः कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था? कूका आंदोलन महत्वपूर्ण है, महाराजा रणजीत सिंह, बाबा दयाल दास, भगत जवाहर मल या गुरु नानक देव। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, भगत जवाहर मल। बाद में आप देखेंगे राम सिंह कूका ने इसको राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया था। तो ये कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने, जिनको सियान साहब भी कहते थे, याद रखिएगा, पंजाब में 1840 में, सन भी आपको याद रखते चलना है, 1840 के दशक में, उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था, जिन्होंने इसको पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि एक राजनीतिक नेतृत्व दिया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म का शुद्धिकरण, यानी पुरोहितों और अंधविश्वासों को दूर करना और जाति व्यवस्था को उन्मूलन करना, और अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसी चीजों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगला है, प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विकल्प आपके सामने है, विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी स्वामी दयानंद सरस्वती या विकल्प डी गोपाल गणेश अगरकर। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प ए, स्वामी विवेकानंद ने जो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका है इसकी शुरुआत की थी। और भारत में सबसे लंबे समय तक जो है चलने वाली पत्रिकाओं में से, अंग्रेजी पत्रिकाओं में से एक ये है। तो प्रबुद्ध भारत किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में थी। इसकी शुरुआत 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंग्रेजी पत्रिकाओं में से एक है, और विवेकानंद ने राष्ट्र की भावना को ही इसके माध्यम से प्रकट किया। इस पत्रिका का नाम इसी भावना को प्रकट करने के कारण प्रबुद्ध रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? विकल्प ए लॉर्ड डफरिन, विकल्प बी लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी लॉर्ड मेयो या विकल्प डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, लॉर्ड डफरिन था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कार्यकाल आप जानते ही है इसका, कि जो डफरिन है 1884 से 88 तक था, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो इस लिहाज से 28 दिसंबर 1885 के समय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? देखिए, महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था बेसिकली वो अहिंसा का सिद्धांत था, संघर्ष विराम संघर्ष उनकी पॉलिसी थी। अब इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा या काकोरी कांड, अब इसमें कौन सी घटना हुई? तो इसमें जिसमें हिंसा आएगी उसी के बाद गांधी जी ने उसको ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ये बेसिकली कांड भी इसके लिए प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए चौरी चौरा घटना हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इस समय क्या हुआ, गोरखपुर जो जिला है वहां पर यह घटना घटित होती है। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी दरमियान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर एक पुलिस थाना जो था, पुलिस चौकी जो थी, उस पुलिस स्टेशन में क्या किया गया, आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए। इसमें हिंसा हुई और इसी हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा कर दी। निम्नलिखित में से किसने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था? विकल्प ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, विकल्प बी खान अब्दुल गफ्फार खां, विकल्प सी मोहम्मद अली जिन्ना या विकल्प डी शेख अब्दुल्ला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाल कुर्ती दल का संबंध सीधे सीधे है खान अब्दुल गफ्फार खां, विकल्प बी आपका सही होगा।
अब इसको खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहते हैं। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1914 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में। तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। याद रखेंगे, इसमें जो अंबिका चरण मजूमदार थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों यहां पर क्या हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हो गया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले घटित होने के लिए क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए आपको। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, 22 तक चला। अभी बताया गया कि चौरी चौरा के बाद स्थगित हुआ। रोलेट एक्ट कब हुआ? तो 1919 में हुआ, याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में हुआ। तो अब जब दो 1919 में आ गए तो यहां पर पहले कौन हुआ? तो रोलेट एक्ट की बात करेंगे तो ये मार्च में हुआ था, और यहां पर इसकी बात करेंगे जलियांवाला बाग तो इसके बाद हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था। इसके बाद आप देखें क्या है विकल्प डी, चंपारण सत्याग्रह, तो ये 1917। तो इस तरह से सबसे पहले क्या होगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, चंपारण सबसे पहले हुआ था 1917 में। चंपारण महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। फिर रोलेट एक्ट मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 नागपुर अधिवेशन। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में घटित हुई थी? मणिपुर में रानी गाइदिल्यू का विद्रोह। विकल्प बी है पेशावर में किस्सा कहानी बाजार नरसंहार। विकल्प सी मालाबार में मोपला विद्रोह, या विकल्प डी सतारा में प्रति सरकार का गठन। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको अब देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में। देखिए, इसका सही जवाब है पेशावर में किस्सा कहानी बाजार नरसंहार। बेसिकली यही घटना हुई थी 1930 में। पेशावर में किस्सा कहानी बाजार में ही यह घटना हुई थी, और ब्रिटिश सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलीबारी की थी, जिससे कि पेशावर नरसंहार या किस्सा कहानी बाजार नरसंहार इसको नाम दिया गया। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक राष्ट्रीय सरकार का गठन कहां किया गया था? बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था, सतारा महाराष्ट्र में किया गया था, मिदनापुर बंगाल में किया गया था, या कोरापुट ओडिशा में किया गया था? तो देखिए ये कहां पर स्थित था? तो ये स्थित था मिदनापुर बंगाल। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण समानांतर सरकार थी जिसका कि गठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही मिदनापुर में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सतीश चंद्र सामंत ने किया था, और इसने 1944 तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? विकल्प आपके सामने है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस या सुखदेव। तो देखिए, इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ये तो सदस्य थे, खुदीराम बोस नहीं थे। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। अब एचएसआरए की बात करें तो ये एचआरए का ही समाजवादी विस्तार था। एचआरए का गठन कहां हुआ था? तो एचआरए जो है 1924 में इसका गठन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और इसी तरह से एचएसआरए की बात कर ले तो इसका गठन दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था? तो 28 में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, एचएसआरए 1928 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इससे संबद्ध थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। और वहीं एचआरए की बात कर ले तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये उसी का समाजवादी विस्तार है, और इसका गठन कानपुर में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? विकल्प आपके सामने, हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। विकल्प बी है सैडलर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा। विकल्प सी है स्ट्रेची आयोग, अकाल राहत। या विकल्प डी सार्जेंट योजना, प्राथमिक शिक्षा। तो देखिए, ये भी सही है। सैडलर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा, स्ट्रेची आयोग, अकाल भी सही है। सार्जेंट योजना बेसिकली केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं था, बल्कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात करता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर बल भी दिया गया है, जो समग्र शैक्षिक पुनर्निर्माण की एक योजना के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा सार्जेंट योजना का संबंध भारत में युद्ध के बाद, चूंकि युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, उसके बाद की स्थिति जो थी उसमें शैक्षिक विकास कैसे किया जाए इसी योजना पे आधारित था। इसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के सुधार शामिल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें भी क्रोनोलॉजी ही पूछा है, यानी कि क्रमिक रूप से इसको सजाना है। सबसे पहले गांधी इरविन समझौते की बात करें तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चौरी चौरा घटना की बात करें कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। क्रिप्स मिशन की बात कर लेंगे तो 1942 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन की बात कर लें तो कब हुआ था? 1929 में हुआ था।
तो इस तरह से अब आपका क्रोनोलॉजी देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी यहां पर विकल्प आपका सही है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा सही है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगन इसी से हुआ। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वराज का संकल्प यहां पारित हुआ। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हुआ। और क्रिप्स मिशन जो आगमन है मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए किस सैन्य अभियान का प्रयोग किया गया था? विकल्प आपके सामने है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कैक्टस। तो देखिए इसका सही विकल्प विकल्प सी है, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया एक पुलिस कार्यवाही थी। इस पुलिस कार्यवाही के माध्यम से ही इसका विलय 5 दिन के बाद कर लिया गया था। 5 दिन तक ये कार्यवाही चली थी। 1948 में भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही जो की थी उसी को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध रियासतों में से एक थी। इसका जो निजाम था उस्मान अली खान नाम था उनका, और इसको फिर उन्होंने 5 दिन के अभियान के बाद आत्मसमर्पण किया और इसका विलय हुआ। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए 1948 में नियुक्त प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए है फजल अली, विकल्प बी है वीपी मेनन, विकल्प सी है एस के धर और विकल्प डी है के एम पणिक्कर। तो सही जवाब एस के धर, विकल्प सी आपका होगा। देखिए 1948 में भारत सरकार ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसे हम एस के धर आयोग के नाम से या धर आयोग के नाम से जानते हैं। यह दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज कर दिया। अगला है, पुडुचेरी या पौंडीचेरी का एकीकरण किस देश के साथ शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से हुआ? ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम और फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी आपका फ्रांस होगा। फ्रांस के साथ शांतिपूर्ण समझौते का ही परिणाम था पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर बात करेंगे तो इसमें फ्रांसीसी कब्जे वाले उस समय 4 क्षेत्र थे, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और साथ साथ यनम। अब फ्रांस ने भारत के साथ जब शांतिपूर्ण बातचीत की तो उसके बाद उसने क्या किया, इन उपनिवेशों को भारत के सौंपने के लिए वो राजी हो गया और 1954 में इन क्षेत्रों को वास्तविक हस्तांतरण किया गया। और बाद में देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर पांडिचेरी उस समय बना, बाद में वो पुडुचेरी कहलाने लगा, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी बना। आगे बढ़ेंगे, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यानी पेप्सू को पंजाब राज्य में किस आयोग की सिफारिशों पर मिलाया गया? धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग और शाह आयोग। तो देखिए पेप्सू जो था उसको पंजाब राज्य में बेसिकली फजल अली आयोग यानी सी विकल्प इसका सही होगा, उसी सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के समय एक भाग बी के रूप में पेप्सू था। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही पारित किया गया। तो इस आयोग ने भाषाई, भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों के आधार पर पेप्सू को पड़ोसी पंजाब राज्य में मिलाने की सिफारिश की थी, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। अगला है, कश्मीर के भारत में विलय के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, विलय पत्र पर अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। तो अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह हस्ताक्षर किए। दूसरा है, शेख अब्दुल्ला ने विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है, विलय का निर्णय पूरी तरह से जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। अब इसमें से बताना है कौन सा या कौन से सही है या है। देखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ अक्टूबर 1947 में हुआ, महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर भी किए, पहला सही है। शेख अब्दुल्ला की भी भूमिका सही है, लेकिन ये कह रहा है तीसरा कि जनमत संग्रह के माध्यम से लिया गया ये निर्णय, विलय का निर्णय पूरी तरह से जनमत संग्रह, तो बिल्कुल नहीं। जनमत संग्रह की बाद में उठी थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई थी, तो इसलिए तीसरा जो आपका ये कथन है यह गलत होगा, पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा विकल्प आप देखिए किसमें है, विकल्प सी में, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान समर्थित जो कबायली थे उन्होंने जब आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, तो पहला कथन सही हो गया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला और भारत के साथ विलय का उन्होंने समर्थन भी किया। बाद में वो जो देखेंगे आप तो वो वहां जम्मू कश्मीर के वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और तीसरे कथन की बात कर ले तो विलय मुख्य रूप से विलय पत्र के पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ था, न कि जनमत संग्रह के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र में जब ये मामला गया तब वहां जनमत संग्रह की बात उठी थी, इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। अगला है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी सरदार पटेल या विकल्प डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो जानिए, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। नमक सत्याग्रह बेसिकली 1930 की बात है, जब दांडी मार्च के समय नमक सत्याग्रह, और ये दोनों का समय एक ही है, 1930 में शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें कि गांधी जी और उनके अनुयायी दांडी मार्च तक यात्रा किए और ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए जो नमक टैक्स था उस टैक्स का
विरोध किया गया नमक को बनाकर। इस आंदोलन ने क्या किया, भारतीय जनता को एकजुट करने का काम किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के एक प्रतीक के रूप में ये पनपता है, एक विरोध के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। अब इस बार के हमारे 25 सवाल ये थे। अगर आप एमपीपीएससी की बुनियादी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक से प्रीलिम्स को टारगेट करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के, तो सामान्य अध्ययन के लिए हमारे पास हमारे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा से इसकी क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन मोड की बात करें तो ये वहां से ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अब इसमें विशेषताएं क्या है, इसमें आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल तैयारी होगी, प्रीलिम्स से मेंस तक की जीएस की तैयारी। अब इसमें देखिए 500 प्लस कक्षाएं आपको मिलेंगी। इसमें 2 साल तक असीमित बार उन क्लासेस को देखने की सुविधा आपको मिलेगी। साथ साथ 2 वर्षों तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इससे क्या होता है कि टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत पुख्ता होती है, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा जो सबसे बड़ी बाधा है उसको क्रैक करने में, प्रीलिम्स तभी क्रैक होगा जब अभ्यास आपका गहन होगा। तो इन टेस्ट के माध्यम से अभ्यास भी होगा, ऑनलाइन माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इन कोर्स की। अब इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करना है, आप अधिक जानकारी अगर चाहते हैं, कोई दुविधा आपके मन में है, तो हमारा नंबर है 8750187501। इस पर कॉल करिए, मन में कोई भी सवाल हो पूछिए, आपकी दुविधा का समाधान यहां होगा। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, स्टेट वाइज भी उसमें विभाजन है। आप जाएंगे एक्सप्लोर पर, वहां एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स तक आप पहुंचेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको परचेज कैसे करना है, सारी आपको जानकारी वहां पर मिलेगी। इसके अलावा इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाइए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद हमारी टीम खुद आपसे संपर्क कर लेगी, उसके माध्यम से आपकी सीट भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं, नए एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।